चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एडजस्टमेंट जिसका नाम था प्रपोज डिविडेंड। क्या कहता था, क्या लॉजिक क्या था, बैकग्राउंड क्या था कि हम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद कुछ अपनी बुक्स को फाइनलाइज करने की बात करते हैं और वो तभी पॉसिबल है जब साल कंप्लीट हो जाए। साल के कंप्लीट होने से पहले पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है। तो जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होते हैं तो हम पिछले साल के बुक्स को फाइनल करते हैं। इस साल हम ये डिसाइड करते हैं कि पिछले साल जो हमने प्रॉफिट्स अर्न करे थे उसमें से हम अपने ट्रंक में से, अपने तिजोरी में से कितना पैसा निकालेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हम डिसाइड कर रहे हैं कि 22-23 का कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा। 23-24 में 22-23 का, यानी कि जिस साल में हम हैं उससे पिछले साल का। कल ये बात चल रही थी, कल मैंने इस टॉपिक को यहां से छोड़ दिया था कि द मोमेंट वी प्रपोज डिविडेंड, आपको क्या लगता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम जून में फाइनल कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्योंकि हम जून में लेकर जा रहे हैं, तो जो सीएफओ होता है वो कहता है कि हम प्रपोज करते हैं। द वर्ड सो कॉल्ड इज प्रपोज्ड, दैट्स नॉट फाइनल येट। द वर्ड प्रपोज्ड इज सो दैट कि हम लोग शेयर होल्डर्स के सामने ये बात रखना चाहते हैं। वो जो फोटो दिखाया था ना कल, एक मीटिंग हो रही थी वो सब, तो शेयर होल्डर्स के सामने हम ये प्रपोजल रखना चाहते हैं कि अगर हमने एक शेयर पर 10 रुपए कमाए थे तो उसमें से हम 4 रुपए का डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है ना? इट्स नॉट फाइनल येट, अभी इस चीज का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, बिकॉज इट्स द ओनर्स हु आर गोइंग टू डिसाइड कि भैया एक्चुअल में हमें फाइनल डिविडेंड कितना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन, जब तक उनका एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तब तक के लिए प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। मैंने इसलिए इस टॉपिक को छोड़ दिया था कल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक फ्रेश डिस्कशन से जब मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैं एक अलग बात में बह रहा था तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया वहां पर। हाँ, अब हमने, क्योंकि मैंने प्रपोजल रखा, जो प्रपोजल मैंने रखा उस प्रपोजल को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ इट बिकेम द फाइनल लायबिलिटी। हाँ, अब इस दिन, जिस दिन से लायबिलिटी बनी है, इस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर ये पे ऑफ हो जानी चाहिए। आप लोग शायद अगर 11th क्लास मुझसे पढ़ा था या जहां पर भी पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें आप लोगों ने एक फाइनल बात देखी थी कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो विद इन द ईयर राइज तो हुए हैं लेकिन विद इन द ईयर वो नॉकडाउन भी हो गए। तो विद इन द ईयर प्रपोज डिविडेंड जो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बना बैठा था, वो डिविडेंड पेएबल बना तो, लेकिन वो विद इन द ईयर क्योंकि सारा पेमेंट हो भी गया तो वो नॉकडाउन भी हो गया। तो एज ऑन 31st ऑफ मार्च, ना प्रीवियस ईयर ना ही करंट ईयर, हमें प्रपोज डिविडेंड नामक वस्तु बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या यह है कि कोई प्रपोज डिविडेंड है ही नहीं, क्या कोई फाइनल डिविडेंड है ही नहीं? ऐसा नहीं है। इसलिए यह बात कही जाती है, द मोमेंट वी अनाउंस डिविडेंड, द मोमेंट इट बिकेम आर कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब वो आप लोगों के पार्ट पर छोड़ी जा रही है ये बात कि आप लोग छोड़ दें। हाँ, शेड्यूल 3 के से पहले ऐसा नहीं होता था, वो एक्चुअल लायबिलिटी बनाई जाती थी और वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही उसको प्रपोज कर दिया जाता था। और तब हमने जब पढ़ा था उस वक्त में प्रपोज डिविडेंड का बिल्कुल ही सेपरेट ट्रीटमेंट होता था। बट एज ऑफ नाउ आप लोगों के लिए बहुत आसानी है कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज इररिलेवेंट and the dividend of the previous financial year is being appropriated, is being paid during the year. Is that final? I think enough of discussion for this, है ना? तो कल हमने ये बात समझी थी बहुत अच्छे से, ये वाली सारी बातें हमने समझी थी। ये सारी बातें समझकर फिर हमने इंटरिम डिविडेंड की बात यहां पर सीखी थी। ये इंटरिम डिविडेंड भी हमने फाइनल किया था। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना इस बात को? वीडियो देख ली ना आप लोगों ने? ठीक है। फिर हमने ये बात समझी थी, रेड ट्रंक, वुड ट्रंक, ब्लैक ट्रंक, इसको भी हमने अच्छे से समझा था। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आप लोगों को होमवर्क दिया गया था
ये वाला क्वेश्चन कल आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। तो मेरा कहना यह है कि कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है, हाथ उठाइएगा प्लीज। शेम ऑन दोज, रियली सैड, आपने ट्राई भी नहीं किया। आप लोग अपने आप में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप लोग को पीछे जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, आप लोग को पीछे जाना है। ज्यादा आगे बढ़ गए आप इत्तेफाक से, आप क्लास में, आप कोई बात नहीं, इट्स योर डिसीजन नॉट माइन। तो बहरहाल जिन लोगों ने ट्राई किया है मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, ये जो पहला आइटम है लॉस ऑफ 2 lakhs, इट शुड बी रिकॉर्डेड वेयर, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L appropriation account, exactly correct. The second one, closing balance, debit side, क्या लिखेंगे? To balance carried down, obviously correct. Proposed dividend for the financial year 31st of March 23, irrelevant, exactly correct. And financial year 2022, appropriation account में 2,10,000 which side? Debit side, शाबाश। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है, किधर आएगा? आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या नहीं आएगा? इज इट अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन, शाबाश। ये जाएगा हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और प्रोविजन फॉर टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं इसको वहीं पर रिकॉर्ड करा रहा हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कुछ बुक से हम डेविएट करेंगे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा हम जाकर उसी रास्ते पर मिल जाएंगे। और मेरी जिम्मेदारी है इस बात को कनेक्ट कराने की, आप लोगों की नहीं है। तो ये देख लीजिएगा आप। सबसे पहले मैंने यहां पर ये दोनों बैलेंसेस लिखे, फिर उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, और उसके बाद यहां वाली फिगर जब मैंने लिखी तो ये आ गई 13,30,000। सब लोगों का यही आया था? बहुत बढ़िया बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब हम आज एक और महज एक पेचीदा, एक क्रूशियल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट की तरफ हम जाएंगे, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मेरे नजदीक प्रोपोज डिविडेंड के लिए एक पूरी सेपरेट क्लास थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए पूरी की पूरी एक सेपरेट क्लास है। और ये एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं, रटना हो 5 मिनट का काम है, समझना हो 1 घंटे का काम है। लेकिन समझ लोगे, ध्यान रख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, रटोगे तो हमेशा रटते ही रहोगे। एग्जाम से पहले भी वही सोचोगे कि इसका क्या करना था। तो मेरा तरीका रटने और रटाने वाला नहीं है, आप लोग जानते हैं पहले से ही। मेरा तरीका यह है कि हम ऐसा समझें कि इस पे हमें कभी दोबारा एडिशनल कुछ भी कंफ्यूजन हो ही ना। ओके जी, सपोज दैट मैंने साल अपना शुरू किया 1 अप्रैल 2023, साल खत्म हो गया 1 अप्रैल 2024 को। प्लीज बेटा जल्दी आइए। साल 2024 को मेरा साल खत्म हो गया। अब इस मोमेंट पर जो भी मैंने प्रॉफिट्स अर्न करे थे, 31 मार्च 2024 को मेरे शेयर होल्डर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि से अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए थे तो क्या टैक्स का प्रोविजन आपके लिए एक लायबिलिटी नहीं है? क्या मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल कर सकता हूं विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टैक्सेशन? नो, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह है, ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस इस दिन मुझे अपनी लायबिलिटी लिखनी पड़ेगी, अपना एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट द डेट where I will pay my tax. I am just providing for the taxation. क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रूडेंस भैया, प्रूडेंस भैया आ गए यहां पर। उन्होंने कहा कि ये कंजर्वेटिज्म आज नहीं कल। ये टैक्सेशन किस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है? ऑब्वियसली रेड वाले फाइनेंशियल ईयर को। तो आप इसी पीरियड के अंदर इसको रिकॉर्ड करिए। ठीक है साहब, रिकॉर्ड कर दिया। अब से सपोज मैंने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 10 लाख रुपीस का, उस पर मैंने 30% का टैक्स लगाया। सॉरी, उस पर मैंने 30% का टैक्स लगाया।
अब वो 30% का टैक्स बना 3 लाख रुपीज, और हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करवाकर प्रेजेंट कर दिया। द मोमेंट माई रिकॉर्ड्स वेंट टू द टैक्स अथॉरिटीज, उन्होंने देखा अरे इन्होंने तो ये वाला इनकम बेवजह में ही लिख रखा है, दिस शुड नॉट बी टैक्स्ड। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप लोगों को तो सिर्फ 9 लाख रुपीस पर टैक्स देना चाहिए था, आपने अननेसेसरीली 30% ऑन 10 लाख दे दिया। लेकिन ये बात मुझे कब पता चली? इस दिन कहीं यहां पर, ये एक मिनट रुकिएगा, समहाउ इस दिन, यहां वाली दिन में, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को इस चीज से बताना ये चाह रहा था, एस्टिमेशन ऑफ द टैक्सेशन इज अ डिफरेंट थिंग and payment of the taxation is a different thing. Appropriation of taxation, मैंने कहा, is a different thing. Making provision is a different thing. Payment making is a different thing. ये बात समझ में आ गई आप लोग? अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक तिजोरी है, उस तिजोरी में मैंने इस दिन कुछ तो भी पैसा लाकर डाल दिया, ठीक हो गई बात? फाइनल टैक्स इस दिन बना, उसमें से तिजोरी में से मैंने पैसा दे भी दिया। फिर जब यहां मैं आया, इस दिन भी मैंने एक नया प्रोविजन कर दिया, और यहां पर मेरा कोई क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है। आप लोग मेरे साथ हैं? मैंने ये कहा, कल जिस तरीके से मैंने रेड बॉक्स, वुड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स बनाया था, बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और ट्रंक बना रहा हूं। उस ट्रंक का कुछ ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से कुछ निकाला गया है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और उसमें कुछ एप्रोप्रिएट करके डाला भी गया है बिकॉज ऑफ द एप्रोप्रिएशन, और अब उसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस है। आप लोग समझ पाए ये बात? तो ये कहा गया कि इस दिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट के अंदर से 1 लाख रुपया है, और इस दिन ये कहा गया कि 1,50,000 रुपीज है, और ये कहा जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर 80,000 ऑफ टैक्सेस वर पेड। कैन यू फाइंड आउट हाउ मच प्रॉफिट्स, हाउ मच टैक्सेस वर एप्रोप्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर? क्या ये पता लगाया जा सकता है? बस इतना पूछ रहा हूं, अभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा, हम वो साथ में करेंगे। लगाया जा सकता है। कल हमने कैसा किया था? अकाउंट बनाया था, सेम, बिल्कुल सेम, सारा पैटर्न सेम, कोई एडलेस की लैंग्वेज नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग बैलेंस वाज 1 लाख सेम, क्लोजिंग बैलेंस वाज 1,50,000 सेम, बट ये कहा जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर provision for the taxation was made for rupees 1,30,000, and you don't know the taxes paid during the year. क्या पता लगा सकते हैं आप? मैंने कह रहा हूं 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस, 1.5 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस। इस साल इस अकाउंट के अंदर फर्दर एप्रोप्रिएट करके डाला गया था बैलेंस 1,30,000 का, and we don't know how much taxes we paid. Can we find out? Yes. Same फंडा, बैलेंसिंग फिगर, अकाउंट बनाओ, बैलेंसिंग फिगर इधर, बैलेंसिंग फिगर इधर, बैलेंसिंग फिगर, आराम से निकल जाएगा। अब मुझे ये बात बताओ, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा, बस इतना बैलेंस शीट में नजर आ रहा है कि इस पीरियड में ओपनिंग जो बैलेंस है वो 1 लाख है, और यहां है 1,50,000 बस। मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे कि ड्यूरिंग द ईयर क्या एप्रोप्रिएट किया गया, क्या पे किया गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपसे। अब बताओ क्या करोगे? ओके ठीक है, आई गॉट 2 आंसर्स, प्लीज पार्टिसिपेट करिए बेटा, बताइए। अच्छा, आपने इस साल कुछ टैक्सेस पे नहीं करे होंगे? ये सोचो
क्या आपने इस साल कोई भी टैक्सेस पे नहीं करे होंगे? क्या आपको टैक्स अथॉरिटीज छोड़ देंगी कि आपने यहां पर कह दिया है कि मुझे 1 लाख रुपए पे करने हैं, बीच में ये दिन भी तो आया होगा, उस दिन आपने क्या कुछ नहीं पे किया होगा? कितना पे किया होगा? 1 लाख। फिर आपने ये फर्दर प्रॉफिट्स अर्न करने के बाद यहां पर आपने एप्रोप्रिएशन लगवाया होगा 1,50,000 का, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दी हुई है, इसका सिंपल मतलब यह बनता है कि इस दिन वाली जो टैक्स लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कराया जा रहा है इस दिन, और एक नई फर्दर एप्रोप्रिएशन कराया जा रहा है इस साल, जिसका क्लोजिंग बैलेंस अब 1,50,000 हो चुका है। इज दैट साउंड लॉजिकल या कुछ कंफ्यूजन लगता है इसमें? प्लीज इस पर थोड़ा डिस्कशन करना है मेरे को। अभी जितना समझना है समझाना है मैं अभी कर रहा हूं, उसके बाद सिर्फ आपको बोलना होगा, आपको करना होगा। इज दैट साउंड लॉजिकल हियर? बताइए प्लीज। मैंने आप लोगों के सामने 3 केसेस रखे हैं। पहला ये कि ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, जितने टैक्सेस इस साल पे करे हैं वो मुझे पता है, लेकिन कितना मैंने इस साल एप्रोप्रिएट किया नहीं पता। दूसरा केस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पता है, एप्रोप्रिएशन कितना किया है वो भी पता है, लेकिन टैक्सेस कितना पे करे नहीं पता। तीसरा केस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस पता है, लेकिन नहीं मालूम कितना एप्रोप्रिएट किया, नहीं मालूम कितना टैक्सेस पे करे। मैंने आप लोगों को तीनों के ही इस वक्त आंसर्स बताए हैं। एक साइलेंट अजम्पशन लगना है, वो कौन से केस में लगना है वो आप लोगों को मैंने बताया है अभी। अकाउंट्स बनने हैं किस केस में बनने हैं? जब 4 आउट ऑफ 3 फिगर्स यू नो एंड यू वांट द 4th फिगर। आप लोग रिकॉल करो मैंने क्या क्या बातें बताई हैं अभी आप लोगों को। एम आई गोइंग फास्ट? है मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे मुझको? मैं तेज जा रहा हूं, तेज जा रहा हूं आज थोड़ा सा। असल में यार आगे की जो चीजें हैं ना मुझे नजर आ रही हैं, थोड़ा मैं ज्यादा स्लो हो गया ऐसा लग रहा था मुझे शायद। चलो कोई नहीं। ये है, चलो बात कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 22 में है 1 लाख रुपए का, 23 में है 1,50,000 रुपए का, बस, और कुछ नहीं दे रखा। मैं क्या मानूं इस बात को? 1 लाख पेड ड्यूरिंग विच ईयर? फिनेंशियल ईयर 22-23 वाला जो फिनेंशियल ईयर है, उस पीरियड में मैंने ये वाला 1 लाख पे किया होगा, और 1,50,000 एप्रोप्रिएट किया होगा। वो एप्रोप्रिएशन कहां गया होगा? 22-23 वाले साल में कहां आया होगा? कौन से अकाउंट में? किस जगह पर? क्या ठिकाना होगा उसका? कहां कहां लिखेंगे आप उसको? अरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लिखेंगे ना बाबा, क्या हो गया? अभी इतने ढेर ठिकाने आने वाले हैं ना छोटे छोटे, आप लोगों को जगहें ध्यान रखनी है, सही है? तो यहां पर क्या है? साइलेंट अजम्पशन। वो साइलेंट अजम्पशन क्या कह रहा है? जो प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी है वो हमने इस साल पे करी है, और जो करंट ईयर की लायबिलिटी है वो हमने इस साल एप्रोप्रिएट करी है। इज दैट फाइन? दिस मस्ट हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड दिस मस्ट हैव एप्रोप्रिएटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये मैं दिखा दूं आपको, ये वो वाला ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसमें आप लोग प्रोपोज डिविडेंड लिख रहे थे, इंटरिम डिविडेंड लिख रहे थे, जनरल रिजर्व लिख रहे थे, वो सारी चीजें हैं यहां पर। उसी के साथ बुक से इस मामले में मैं थोड़ा सा अलग गया हूं, बट दैट्स फॉर अ रीजन। मैं इसके लिए एक सेपरेट ठिकाना नहीं लगाना चाहता, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं यहां पर बुक से थोड़ा अलग गया हूं। बट इज दैट फाइन कि मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कहां रिकॉर्ड किया है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ठीक है बाबा? ओके। ये मेरा ट्रंक है, ट्रंक ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसमें मैंने
साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए डाले थे, सही है। फिर इसमें मैंने निकाल लिए हैं 1,50,000 साल के आखिर से, जो बिल्कुल आखिर वाली फिगर आई वो 1,50,000 मैंने निकालकर बाहर फेंके। इसमें आपने सोचा होगा कि यार इस मूवमेंट पर जब 1 लाख इसमें थे तो 1,50,000 कैसे निकल सकते थे। डेफिनेटली सर आपने इसमें कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाया होगा, बट इस बात को बताने से पहले कि इसमें मैंने कितना इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने आपको एक बात और बता दी कि इसमें मैंने 80,000 रुपीज और विड्रॉ करवाए हुए हैं। अब मुझे बताओ कि इस वाली फिगर को कि जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो मैंने कितना इसमें पैसे डाले होंगे, कैलकुलेट करो। बताओ। 1,30,000। बहुत ही आसान बात है। दो कॉर्नर्स पता है, दैट शुड बी इक्वल्स टू दीज टू, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। 2,30,000 माइनस 1 लाख इज व्हाट? 1,30,000 हो गया। हाँ, अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए कि फिर ये 80,000 का कैश पेमेंट की बात आप हमें क्यों बता रही हैं? इफ यू आर अज्यूमिंग दैट 1 लाख वॉज पेड, तो फिर ये इंफॉर्मेशन आपने हमें क्यों दी कि ड्यूरिंग द ईयर 80,000 वॉज पेड? यहां से मोमेंट चेंज हो गया। यहां पर अब आप साइलेंट अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। प्लीज बच्चा लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझना मेरी, ये जान ले लेगा एडजस्टमेंट आपका। ये प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये कैश फ्लो की नाक है ये, और बाकी चीजें हम काफी हद तक समझ चुके हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली बात, लेकिन ये बातें ना जान ले लेती हैं और एंड मोमेंट तक बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं यहां पर साइलेंट अजम्पशन क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि हमें दो इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें चौथी फिगर का पता लगाना है बाय दिस बेसिस। अगर हमें सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दे रखी होती तो हम साइलेंट अजम्पशन लगाते। ठीक है जी? हाँ बेटा बोलो प्लीज। वो मुझे ध्यान नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्ट बिल्कुल बुक्स के वर्डिंग्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा हूं? प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर। टैक्स पेड is deducted from operating activity, investing activity, financing activity. बताइएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, 99% आंसर यही होना चाहिए, टैक्सेस आर पेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट आप लोग अभी थोड़ा बच्चे हो, छोटे हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि एक कैपिटल गेन नामक वस्तु होती है। टैक्सेस में एक कैपिटल गेन नामक वस्तु होती है। उसके अंदर यह होता है कि अगर आपने कोई अपना एसेट बेचा है, कैपिटल एसेट सेक्शन 242 वाला, तो उसमें जो भी आपने वो एसेट बेचा है, उस एसेट के बेचने पर जो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। और वो वाला कैपिटल गेन टैक्स शुड बी कवर्ड वेयर? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, बस। लेकिन 99% आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आप लोग ये समझिए कि इनकम टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्पेसिफिकली अगर कोई बोल रहा है कि वो उस एसेट के बेचने पर जो टैक्स लगा था वो वाला टैक्स कहां ग्रुप किया जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एग्जैक्टली करेक्ट। तो हमने ये कहा टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू डिटरमिन द रियल कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बारे में मैं इन अल्फाजों के बारे में मैं बात करूंगा बहुत अच्छे से। अभी ये ठिकाने हैं हमारे। इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स आर गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर इज
कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ दो फिगर्स दे रखी हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, बस। साइलेंट अजम्पशन एक्टिवेट हो जाएगा। साइलेंट अजम्पशन एक्टिवेट होकर क्या कहेगा कि जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो एप्रोप्रिएट होगा, इज एडेड टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये भी एक ठिकाना है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कलरफुल किया है। इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। बहरहाल इट इज डम्प्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स द फाइनल डिसीजन। और प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर is paid during the year is shown as outflow for taking that as paid in the current year। अभी हमने बात करी ना, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, साइलेंट अजम्पशन एक्टिवेट हो गया। साइलेंट अजम्पशन एक्टिवेट करने के से क्या बोल रहा है कि जो करंट ईयर का प्रोविजन है उसे, करंट ईयर का जो प्रोविजन है उसको एप्रोप्रिएशन में लेके जाओ, डेबिट बैलेंस जाकर लिखो, और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है उसे पे ऑफ करा दो। ठीक है ना? वो कहां पे ऑफ करना है, कैसे होना है, वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इन केस टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन विद दिस इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, और इस साल कितना टैक्स प्रोवाइड किया गया है एप्रोप्रिएशन में ये दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्लीज बेटा बताइए क्या करें। क्या साइलेंट अजम्पशन लगेगा यहां पर? नहीं। क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट बनाना है। मेरी लैंग्वेज में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो, सीधी सीधी बात, प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट बनाना है, बस बात खत्म है यहां पर। और उससे हमें चार चीजों में से तीन चीजें पता है, एक मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट शुड बी प्रिपेयर टू डिटरमिन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इज दैट फाइन? यहां पर मैंने लिखा है इन केस टैक्स पेड फॉर द ईयर इज गिवन, और ये चीजें भी दे रखी हैं, तो एप्रोप्रिएशन बनाओ फिर से, और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर का पता लगाओ। अगर आप इस रास्ते आए हो तो जो टैक्स प्रोवाइडेड है वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो वो तो सीधा चला जाएगा कहां, एप्रोप्रिएशन ऑफ डेबिट में। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर जो बैलेंसिंग फिगर पता चलेगी वो कहां जाएगी, वो कौन सी फिगर कहलाएगी? मैं किस वाले की बात कर रहा हूं, टैक्स पेड की पता चलेगी हमें, वो टैक्स पेड की फिगर कहां लिखी जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर में। और यहां पर टैक्सेस पेड बता रखे हैं, तो टैक्सेस पेड बता रखे हैं तो वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखा ही जाएगा। बट क्या नहीं बता रखा वो हमें पता चलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर, वो क्या होगा, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो कहां लिखा जाएगा? अब आप लोगों का रैम गर्म होने लगा, ऐसा लग रहा है शायद। देखो हर चीज का ना कैश फ्लो में, मैं अभी बहुत एक पूरी फुल फ्लैश हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा, अकाउंट बनाया, कंफर्म किया कि हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा सिस्टम एक बढ़िया काम करने वाला एक फ्रेमवर्क है। फिर हमने छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस करा है, आज भी मैं एक छोटा ही पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसका एक अहम एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं। हम लोगों को थिए ठिकाने समझने हैं कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर ये लिखा जाएगा, इसके अंदर ये लिखा जाएगा। जब ये सब थिए ठिकाने हम सजा लेंगे, फिर जो कलेक्टिवली हम इन सब चीजों को एक साथ कलेक्ट करेंगे ना, तो पता चलेगा हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि अभी मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, और मुझे सबसे पहला काम, अच्छा चलो एक मिनट के लिए रिवीजन करते हैं। कितनी एक्टिविटीज, चार अहम बातें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कौन सी? ऑपरेटिंग, फाइनेंस, ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मुझे ऑपरेटिंग के बारे में बात करनी है। सबसे पहला काम
नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, उसके बाद फंड्स जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर पता चल जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जो ये मुझे पता करना है ना नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चीज के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीजें लिखी जाएंगी, इस चीज के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अब आप समझिए पूरी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में से हम कौन सा वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो मैं ये बोल रहा हूं, एक तो ठहरी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ठहरा वो स्टेप जो हमें सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट बताएगा। उस नेट प्रॉफिट को पता करने के लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इज दैट फाइन, इज दैट फाइन। अब उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा, ये मेरे दो अलग अलग ठिकाने हैं, दो अलग अलग ठिए हैं। इन केस साइलेंट अजम्पशन प्रिवेल्स, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा बैलेंस लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेस का, इन केस साइलेंट अजम्पशन इन केस साइलेंट अजम्पशन प्रिवेल्स, मतलब ये वाली बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन, कोई भी थर्ड फिगर नहीं दे रखी है, कोई भी थर्ड फिगर नहीं दे रखी है, ना ये बता रखा है कि इस साल कितना अप्रोप्रिएट हुआ है, ना ये बता रखा है कि कितना पे हुआ है, कुछ नहीं बोल रखा। तो सिर्फ दो चीजें दे रखी हैं, साइलेंट अजम्पशन प्रिवेल्स। वो साइलेंट अजम्पशन क्या कहता है, जो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओल्ड बैलेंस है, दैट इस साल वो पे हुआ है, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाकर लिखेंगे। जो अमाउंट पे हुआ है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाकर हम लिखेंगे, और जो अमाउंट एप्रोप्रिएट हुआ है that will assist us in knowing the net profit, and that's why we are going to record it in P&L appropriation account. आप लोग मेरी बात समझे हो, अब आप लोग मेरी बात समझे हो, समझी हो यूसरा। अब मैं एक बात कह रहा हूं, इन दो चीजों के साथ साथ मुझे यह चीज पता है कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो साइलेंट अजम्पशन प्रिवेल्स, नो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रखा है कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। वी कैन इजीली जस्ट गो एंड डंप इट इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम फिगर जो भी बता रखी है हमें, बट प्रोविजन फॉर टैक्सेस के बैलेंसिंग फिगर को पता लगाकर हमें क्या पता चलेगा, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। वो फिगर जब पता चल जाएगी तो उसको कहां जाकर लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आप लोग मेरी बात समझ गए, जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इसको, पर यहां समझियो मेरी बात। अब मैं यहां ये बात कह रहा हूं, ये दूसरा केस है कि मुझे ये दोनों बैलेंसेस भी दे रखे हैं और मुझे ये भी पता है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। अब मुझे क्या करना है, साइलेंट असम्पशन प्रिवेल्स, नो, क्या करना पड़ेगा यहां पर, टैक्सेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर का पता लगाना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और वो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो मैं कहां जाकर लिखूंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ में आ गई बात मेरी। टैक्स पेड वाली तो कैश फ्लो में ही, सही है। अब मैं आप लोगों को एक केसेस में लेके जाऊंगा, आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सिर्फ और सिर्फ अपने आप बिना किसी से डिस्कस करे अपना डिसीजन लेना है और आपको चीजें प्रेजेंट करनी है। विल दैट बी फाइन, ठीक है। नहीं, लाइट जलाइए बेटा। आज बेटा पानी नहीं लाया मैं, रह गया, सॉरी। किसी के पास है बॉटल बेटा, प्लीज जल्दी वाला, टाइम नहीं है मेरे पास।
Is this the case where silent assumption prevails? We have to make provision for taxes account. Okay. What is 1,30,000? P&L appropriation that will assist us in knowing net profit. ठीक है जी, ये बात समझ रहे हैं? कर लीजिए, पहले आप लोग कर लीजिए अच्छे से, समझ में आई ये बात? मैंने ना आप लोगों की बुक देखी, सीबीएसई, आईसीएसई में भी लगभग लगभग ऐसा ही है। मैंने ये पाया कि ओवरऑल एज अ होल क्वेश्चन जो है ना पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के नहीं पूछे गए हैं, उन्होंने कुछ कुछ ठिकाने पूछे हैं छोटे छोटे। अब क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे ठिकाने पूछे हैं ना, अब मेरे लिए ये बहुत मैंडेटरी हो गया कि मैं उन ठिकानों को आप लोगों के दिमागों में बसवाऊं, ताकि आप लोग करेक्ट तरीके से पता लगा सकें कि ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब मेरी ना बिल्कुल अप्रोच बदल गई पढ़ाने की इसलिए। हाँ जी बताइए। 1,30,000, 1,30,000 रुपए क्या है? क्या है ये? हाँ बेटा बोलो बेटा। अरे सर, टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये लिखा हुआ ही है 80,000 रुपए। 1,30,000 क्या है? एप्रोप्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कहां लिखा जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इससे हमें क्या मदद मिलेगी? ये किस चीज में असिस्ट करेगा? नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए। ठीक है जी, वो बात याद आ गई। 4 चीजें थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इस ऑपरेटिंग में मैंने ये कहा था कि नेट प्रॉफिट का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अब मैं उस थोड़ा मुश्किल वाले पार्ट को कंपोनेंट दर कंपोनेंट डिस्कस करता जा रहा हूं, जिसमें मेरा कल वाला काम था प्रपोज डिविडेंड बताया था मैंने, आज मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बता रहा हूं। ऐसी मैं एक एक पार्ट डिस्कस करता चला जाऊंगा, और ये सिर्फ ये वाला पोरवा जो है ना, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, चलो अभी जरा देखते हैं आप लोगों ने ठीक किया है नहीं। एक मिनट प्लीज स्क्रीन पर देखिएगा बेटा प्लीज। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया ना हमने, ये बैलेंसेस आपने ऐसे लिख लिए। ये तो सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना चाहिए था ना यहाँ। क्यों क्यों नहीं लिख सकते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ? इट्स अ लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर। बताइए। इट इज रिप्रेजेंटिंग बोथ, it is an expenditure also and tax payable, basically it's a liability also and it's an expenditure also। तो बहरहाल आप भी सही हैं, आप भी सही हैं। टू बैंक टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। ये बात समझे हैं? समझे हैं नहीं समझे हैं, गर्दन हिला दी बस, ये छोड़ दो बस, आप भी बच जाएंगे हम। इसके बाद क्या हुआ यहां से? बाय साइड में यहां पर वो फिगर हमें पता चली 1,30,000 की। ये बाय किसने हमारे इस प्रोविजन फॉर टैक्सेस को बढ़ाया है या घटाया है? इस लेजर को इस 1,30,000 ने बढ़ाया है या घटाया है? बढ़ाया है, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम डेबिट साइड। इसलिए जब हमने पेमेंट कर दिया तो वो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई। इट्स लाइक अ क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, जब हम परचेजेस करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं बाय परचेजेस, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो लिख देते हैं टू बैंक। ठीक है ना, ये बात समझ रहे? ओके जी, अब बताइएगा जरा, केस बदल गया है अब।
75,000 इज गुड। समझ में आ गई बात? देखो मेरा बच्चा, हम अभी एक बहुत ही डिटेल जाकर बहुत छोटे से कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों में शानदार लोग वो गुजरने वाले हैं जो इन चीज़ों को दिमाग में चिपका लेंगे, एंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिस तरीके से हम फाइनल अकाउंट सजाते थे ना, कि एक ट्रांजैक्शन पड़ी, उसको वहां सजाया, उसको वहां सजाया, उसको वहां सजाया, उसको यहां सजाया, बिल्कुल इसको भी यही तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं। उसी मूवमेंट पर जितना भी उसके एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं उसी मूवमेंट पर लेने हैं, उसी मूवमेंट पर रिकॉर्ड करना है। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, उसके चेक्स बताऊंगा कैसे कैसे करना है। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, इतना डिटेल हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग का कॉशियस माइंड जो है ना, बहुत अलर्ट के साथ उसको सीख रहा हो यहाँ पर। Am I क्लियर? ये बताइए जरा मुझे, क्या होता है ये? चलिए मैं समझ गया आपकी बात, बाकी और लोगों को ट्राई करने देते हैं। हाँ बेटा लोग, हम रिफंड करेंगे। तो मतलब इतना तो खैर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने जो भी टैक्स पे कर दिया है, वो टैक्स अथॉरिटीज अब हमें वो पैसा वापस दे रही हैं। इज दैट आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? सवाल सबसे पहला ये है मेरा। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? ऑब्वियसली 99% सर, जिस चीज के लिए हमने उसको पे किया था वो उसी चीज से हमें वापस रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वो ऑपरेटिंग के लिए पे किया तो हम ऑपरेटिंग में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इन्वेस्टिंग के लिए पे किया तो इन्वेस्टिंग के लिए रिकॉर्ड कर लेंगे। बट आप लोगों के लिए एक आसान होने की खुशखबरी कि आप लोगों को नेट ऑफ रिफंड इनकम टैक्स रिकॉर्ड करना होता है। से सपोज आप लोगों ने 3 लाख रुपए का पे किया है टैक्सेस, और उसमें से उन्होंने 30,000 रुपए आपको वापस कर दिए हैं, तो आप लोग ये दिखाएंगे टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,70,000। बात खत्म। आसानी हो गई, मैं समझता हूं, और आसानी हो गई। बट यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ सकती है। आज तक ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न और आईसीएसई पैटर्न में नहीं पूछा गया, बट वो लोग एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पर जाकर ये बात पूछ सकते हैं कि उन अकाउंटेंट ने 3 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर लिए थे ऑपरेटिंग में, बट ये जो रिकॉर्ड हुआ 30,000 रुपए का रिफंड, दैट वाज रिलेटेड टू आर एसेट विच वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अब ये 30,000 रुपए आप बताओ कहां रिकॉर्ड करने चाहिए? इन्वेस्टिंग में। आपके ऑपरेटिंग से 3 लाख रुपीज ही दिखाए जाएंगे लेस करके, एज पेड ड्यूरिंग द ईयर, बट ये जो 30,000 रुपए हैं दैट विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एज कैश इनफ्लो। ये रिफंड आया है। इज इट फाइन? समझे हो बात, नहीं समझे हो? आज तक ये बात पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना मेरी बात का। उसने गलत रिकॉर्ड कर लिया, आपको ये कह रहा है कि वो अब तुम सही करके लिखो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जो 30,000 रुपए का रिफंड है दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो रिफंड है, ये 30,000 रुपए वहां नहीं बनाएगा 2,70,000, बल्कि इन्वेस्टिंग वाले पार्ट को ऐड कराएगा कैश फ्लो ऑफ 30,000। ये बात ठीक हो गई? तो पढ़िएगा जरा, मैंने खुद अपने आप से डेटा लिखा था। एनी एक्सेसिव, अलाफी बेटा क्या लिख रही हैं आप? अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए लिखिए नहीं, ये देखिएगा सामने प्लीज।
एनी एक्सेसिव टैक्स पेड बाय द assessee on account of estimation. Any excessive tax paid by the assessee on the assessee मतलब हम लोग जिनका टैक्स असेस हो रहा है, असेसमेंट ऑफिसर मतलब वो लोग, असेसमेंट मतलब जिनका हिसाब किताब चेक किया जा रहा है, जो हिसाब किताब की चेकिंग है उसको असेसमेंट कहते हैं। हम हो गए असेसी, वो हो गए असेसमेंट ऑफिसर्स। तो अगर कोई भी असेसी ने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है ऑन अकाउंट ऑफ एस्टिमेशन, और वो जो पैसा रिटर्न करा जाता है टैक्स अथॉरिटीज द्वारा, सच पेमेंट इज अकाउंटेड एज इनकम टैक्स रिफंड। इज दैट फाइन? इनकम टैक्स पेड इज नेट ऑफ टैक्स रिफंड, यानी कि 30,000, 3 लाख माइनस 30,000 आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप दिखाइए टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,70,000। However, if the tax paid is related to financing or investing activity, it is shown as financing or investing activities also. ये बात पढ़ लीजिएगा आप। इस पर एग्जाम्पल मैं टैक्स शील्ड्स का देता, लेकिन मैं इस वक्त आपको टैक्स शील्ड्स का देना नहीं चाह रहा एग्जाम्पल। अभी आप इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। बताइए। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। अब आप मेरे साथ सुनिए बात। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी भाई? दूसरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, रिजर्व सरप्लस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रांसफर फॉर जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इन सारी चीजों को यहां लिखना है। और फिर हमें पता चलेगा अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ था क्या, ये ऐसे जाएगा उल्टा, रिवर्स बैक कैलकुलेशन बोल रहा हूं ना मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को शायद ध्यान हो, इस बात को प्रूव कर दिया है कि ये रिवर्स बैक कैलकुलेशन से हम कैसे उसी कैश अकाउंट तक पहुंच जाएंगे जो मैंने आप लोगों से क्लास में बनवाया था। आप लोगों ने समझा है ना? तो अभी हमें रिवर्स बैक कैलकुलेशंस करानी है। हमें पहले तो नेट प्रॉफिट का पता लगाना है। नेट प्रॉफिट हमें ही नहीं पता था, एक बारी हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया। अब हमें यहां से ऊपर जाना है कि टैक्सेस से पहले के प्रॉफिट बताओ साहब। सही है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने रिकॉर्ड ही करवा दिया यहां पर। अब यहां कुछ ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं जो कहलाती तो ऑपरेटिंग ही हैं, बट दैट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। से लॉस बाय फायर। अब आप इसको क्या कहेंगे? नॉन ऑपरेटिंग। बताइए। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। हाँ, ऑपरेटिंग नहीं लग रही बस। हाँ, ये कुछ गड़बड़ लग रही है सर इनको ऑपरेटिंग कहते वक्त। आपने क्योंकि एक टेस्ट बताया था हमें कि जिनके बिना ऑपरेशंस नहीं हो सकते। क्या सर हमें जलाकर राख कर कर बिजनेस चलाना है क्या? वो जलेबी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, हरियाणा वाला। लेकिन सर ये ऑपरेटिंग तो नहीं लग रहा है, तो क्या इन्वेस्टिंग लग रहे हैं? क्या फाइनेंसिंग लग रहे हैं? नहीं। तो इस मजबूरी में, क्योंकि ये हमें ऑपरेटिंग नहीं लग रहे हैं, मैं एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि बहुत कमी से आप लोगों को इस्तेमाल में आएगी। उसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। है तो वो ऑपरेटिंग में। आप लोग अगर विजुअलाइज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस वाली साइड में, डेबिट वाली साइड में इन्वेस्टिंग वाले भी खर्चे हैं, ऑपरेटिंग वाले भी खर्चे हैं, फाइनेंसिंग वाले भी खर्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले भी खर्चे हैं साहब। हमें सबका तिया पैंचा करना है।
इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको पकड़ो, ठीक है ना। हम सबसे पहले ये बात कर रहे हैं इस प्रॉफिट्स में से कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी वाली चीजें कौन सी हैं। पहले तो हमें ये बता दीजिए आप। इसके बाद करेंगे हम बगैरत आइटम्स वाले काम। मैंने बगैरत आइटम्स आपको समझाए हुए हैं। एक तो है एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये तो हो गए थोड़े अहम, बगैरत नहीं है, इन्होंने तो झटका दे दिया हमें, आग लग गई, ठीक है ना। एक है बगैरत आइटम्स। बगैरत आइटम्स कौन से हैं? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग। अब वो नॉन ऑपरेटिंग में चाहे वो इन्वेस्टिंग में आते हैं चाहे वो फाइनेंसिंग में आते हैं, लेकिन वो बगैरत ही है मेरी नजर में, जैसा मैं पढ़ता हूं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ये पता लगाया कि भैया प्रॉफिट कितना है। उस प्रॉफिट से ये हमें पता चला था कि इस साल 5 लाख रुपए का माल का स्वाहा हो गया, और हमें दिख रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर 25 lakhs। तो मुझे ये बताइए कि मेरा एक्चुअल में अगर ये लॉस नहीं होता तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता। बस बस बात खत्म हो गई। तो जो भी ये चीजें आई एम सॉरी, जो भी ये चीजें एक्स्ट्रॉर्डनरी वाली हैं, इन चीजों को मैं नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। टैक्सेस भी मुझे नहीं चाहिए, अभी टैक्सेस भी मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट्स में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने याद होगा दिलवाया हुआ था। मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिलवाया हुआ था, है ना। तो जो अब मुझे ये प्रॉफिट पता चल रहा है, ये वो प्रॉफिट है सर जो हमारे सारे धंधा करने की वजह से आया है, और उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स नहीं है, ना इसमें टैक्सेस है। एंड दिस इज द लैंडमार्क क्वेश्चन इन योर सैंपल पेपर दिस ईयर। फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इस चीज को समझना बहुत 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 जरूरी है। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट का पता लगाएंगे बाय प्रिपेयरिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके अंदर हम टैक्सेस, ये मैंने गलत लिखा हुआ है क्योंकि मैंने वो इसके अंदर डाल दिए हैं, ये टैक्सेस हटा दिया मैंने। एड बैक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो ये क्या पता चलेगा मुझे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। प्लीज ये चीज ना थोड़ी थोड़ी सी क्रूशल है, और इस नाम को लेकर मैं बहुत बहुत कॉशियस हूं। मेरे लिए ये नाम बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इसमें मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस बर्दाश्त नहीं होंगे। इफ आई एम आस्किंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो मेरा मकसद ये है कि आपको जो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन फलाना ठिकना जो भी बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिस एंड दैट, जो भी बनाना है बनाइए आप, लेकिन उसके बाद मुझे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऐड करवाकर ये फिगर बताइए, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट बताया था, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर इज एडेड टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये एक लाइन जो है ना, इसमें अंदर कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं एक्सेप्ट होगी बिल्कुल भी। ये लाइन मतलब ये लाइन एज इट इज चाहिए मुझको। समझ में आ रही है मेरी बात। तो मैंने यहां पर ये सारी चीजें ये बात आप समझ गए हैं, ये वाली बात। हाँ मैंने, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ना बेटा मेरा मेरा यहां पर मैंने डाल दिया है, जब मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा था उसी में मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेस डाल दिया था, इसलिए अब मुझे दोबारा से ऐड नहीं करना है टैक्सेस को, ठीक है। अब क्योंकि मुझे, मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट आइटम होता है, आप लोग, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्या, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए आप लोग, मैं बहुत ठहर सकता हूं यहां पर, मैं जल्दी जा रहा हूं थोड़ा सा।
चलो मैं रुकता हूं फिर। हमने स्टार्टिंग कहां से करी? सबसे पहले मैंने क्या कहा? 4 एक्टिविटीज, उसमें से ऑपरेटिंग पता लगाना था। उसमें मुझे सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट का पता लगाना था। मैंने वो वाला नेट प्रॉफिट पता लगाया जो टैक्सेस से पहले है। मेरा प्रॉफिट था 10 लाख का, उस पर मैंने टैक्सेस का प्रोविजन करा था 3 लाख का। माय नेट प्रॉफिट वॉज 7 लाख, बट क्योंकि मैंने पीनल अप्रोप्रिएशन में एड बैक कर दिया है 3 लाख, तो मुझे यहां पर पता चल रहा है 10 लाख। सही है? तो क्या मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए था? मुझे चाहिए था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अभी इसके अंदर सर कोई तो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम छुपे हुए हैं, आप उनको भी ऐड कराइए इफ दे आर अवेलेबल, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सर वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सही है। तो ये साहब जो है ये है मेरे लिए स्टेप नंबर 1। सही है? इज दैट फाइन? अब यहां से मुझे आगे जाना है बगैरत आइटम्स को ऐड बैक कराने के लिए। सही है? बगैरत आइटम्स कौन से? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग। ये भी छुपे बैठे हुए हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मुझे चुन चुन के बदला लेना है इनसे। नॉन कैश है निकालो बाहर फेंको, नॉन ऑपरेटिंग है निकालो बाहर फेंको, जो कैश है जो ऑपरेटिंग है तुम इज्जत समान बैठो यहां पर, हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम नॉन ऑपरेटिंग हो, भले ही से कैश हो, आ जाओ बाहर। भले ही से तुम ऑपरेटिंग हो लेकिन नॉन कैश हो, डेप्रिसिएशन, आ जाओ बाहर। हमें वो लोग चाहिए जो कैश हो और ऑपरेटिंग हो। तो अगर कोई कैश है और ऑपरेटिंग है तभी वो बगैरत नहीं है, अदरवाइज वो इंसान बगैरत है। सही है जी? तो जब मैं ये एडजस्टमेंट कर लूंगा बगैरत आइटम्स का, तो मैं कहलाऊंगा इसको फंड जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये है मेरी लैंग्वेज, बट योर बुक यूज द वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड आई कैन नॉट चेंज दीज वर्ड्स, क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपसे यही सवाल पूछेगा, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपके दिमाग में भरा हुआ होगा फंड जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है भैया। इसलिए मैं अपने वर्ड्स को छोड़ रहा हूं, बुक्स के वर्ड को रिवील करा रहा हूं। सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट, उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जोड़ दिए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसके अंदर वगैरह आइटम्स जोड़ दिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके अंदर क्या करना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये काम तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी है। ये काम हो गया, फिर क्या आएगा? और उसको क्या पुकार सकते हैं हम? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोल रहा हूं। एक नाम बेवजह में जोड़ा गया है, नामकरण बेवजह में किया गया है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर वो जो आग वाग लगी थी, वो जो टैक्सेस वैक्सेस दिए थे, वो तो आपने यहां पर ऐड करा दिए थे। हमें यह जानना था कि आपका बिजनेस कितना दमदार है, और हमें यह फिगर हमें पता लगवानी थी। पता लगा लिया कि आपके बिजनेस ने कितना काम करके दिया है, कितना कैश जनरेट करके दिया है आपको। आप मेरे साथ हैं सब लोग? ये पता चल गया सर। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, जो आग लगी है, जो नुकसान हुआ है, क्या वो आपका नहीं है? क्या वो ऑपरेशंस का नहीं है? क्या वो इन्वेस्टिंग का है? क्या वो फिनेंसिंग का है? तो सर वो ऑपरेशंस का ही ना।
मान लिया सर हमने उसको पहले ऐड कराया था, सर अब उसको डिडक्ट करा दीजिए इज्जत के साथ। सिर्फ ये पता लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आपके बिजनेस में कैश कितना जनरेट हुआ था, हमने ये चीजें ऐड पहले करा दी थी। लेकिन सर अब आप इसको डिडक्ट कराइए, इसलिए मैंने यहां पर टैक्स पे, जितना भी मैंने पे किया है, जो मैंने एप्रोप्रिएट किया है वो नहीं कह रहा हूं मैं, जो मैंने पे किया है, जो मैंने एप्रोप्रिएट किया है वो मैंने यहां डंप किया है। आप लोग समझ रहे हैं फर्क? ये वाली फिगर और ये वाली फिगर में फर्क है, समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर मैंने वो लिखा है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लेके गया हूं मैं, याद है? प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टैक्सेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। और यहां पर मैं वो लिख रहा हूं जो मैंने टैक्सेस एक्चुअली पे करे हैं। अगर साइलेंट अजम्पशन प्रिवेल वाली बात थी तो यहां पर वो वाली फिगर है जो मेरा प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था। अरे यार समझ में आ रही है यानी क्या क्या करके रहो, चेहरे तुम्हारे गायब हैं बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे बस हर आप बस निपटाइए, हम जाएंगे यहां से बस अब। अच्छा मेरी बात सुन लो, ये चीज मैं दोबारा और समझा दूंगा, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना तो पढ़ लो, ठीक है? ये टैक्सेस पेड के बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, इसके बाद एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स डिडक्ट करा दो, और ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस पूरी चीज के पीछे मकसद ये था कि हमें ये वाली फिगर पता चल जाए। सर एक बात समझ में ये नहीं आई, जब आपको सर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स डिडक्ट कराना ही था तो सर आपने यहां पर ऐड क्यों कराया? ये बात समझ में नहीं आई सर मुझे। आप लोगों में से है कोई जवाब दे दे इस बात का, या आप लोगों का सवाल है ये मुझसे? मुझे मेरे बिजनेस में अगर ये नुकसान नहीं होता तो मैं कितना कैश जनरेट कर रहा था, ये बात मुझे इसने बताई। अगर मैं ये ऐड नहीं करता तो कोई भी इंसान कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर ये कह सकता था, अरे भाई साहब वो तो नुकसान हो गया हमारा, अगर नुकसान नहीं हुआ था तो हमने तो बहुत शानदार बिजनेस किया था। अच्छा तुम्हें कितना नुकसान हुआ था? हाँ जी भाई साहब इतने का नुकसान हुआ था, चलो कोई बात नहीं हम इसको ऐड कर लेते। तो बेवजह में हर किसी को ऐड करना पड़ता और ये चेक करना पड़ता, हाँ तुम अच्छे या तुम अच्छे। इसलिए उन्होंने फॉर्मेट बना दिया कि नहीं साहब तुम्हें इस तरीके से ही उसको प्रस्तुत करना है, हर किसी को ऐसा ही करना है। इसमें कोई भी टंटापे नहीं है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें नहीं है, इसमें ना तुम्हारा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन है, ना ही तुम्हारा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंडिचर है। ये प्योरली तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो है। इसलिए यहां पर पहले उसको ऐड कराया और बाद में नेट फिगर्स पता लगाने के लिए लेस करा दिया है। और इसको हम अच्छे से करेंगे, मैं दोबारा आऊंगा इस वाली स्लाइड पर। पहला ठिकाना बहुत इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। भरमार क्वेश्चंस भरे पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। एक मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करो। आई वॉन्ट टू नो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे जानूंगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीजें आएंगी, जरा लिस्ट आउट करो जरा। प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, proposed dividend of the previous year, transfer to worksman compensation reserve, transfer to general reserve, opening and closing balances of the reserve and surplus। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी नेट प्रॉफिट की। अच्छा अगर इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी डाल दिया तो ये वो वाला प्रॉफिट पता चलेगा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। अच्छा अब अगर इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स और ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। तो ये फिगर पता चल गई। अब इसके अंदर मैंने बगैरत को जोड़ दिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मेरा एक मिनट की लाइट बंद कर दीजिएगा प्लीज, एक मिनट। ये वाली फिगर और ये वाली फिगर मुझे बहुत हद तक चांसेस हैं कि
पूरा कंप्लीट कैश फ्लो शायद पूछें, शायद, लेकिन इन दो चीजों के लिए डिटेल्ड वाला क्वेश्चन वो लोग जरूर पूछेंगे। पता नहीं क्यों टेस्ट ऐसा लग रहा है बुक का आपकी, मुझे सीबीएसई की बात कर रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा टेस्ट लग रहा है कि वो लोग इस चीज पर बहुत फोकस कर रहे हैं और बच्चों को ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज यहां है और कौन सी चीज यहां है, इसलिए वो लोग बहुत कॉशियस हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, सारे वो क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मतलब अगर नॉर्मली किसी प्रोफेशनल को दिखा दो ना तो वो भी 2 मिनट में कंफ्यूज हो जाए। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोगों को ठिया ठिकाना ध्यान रखना है। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उससे ये, फिर बगैरत आइटम्स जोड़े तो ये वाली फिगर, अब इसके बाद आएंगी ये वाली फिगर, फिर बाद में तो वो सारी चीजें लेस करनी ही है। प्लीज लाइट जला दीजिए, आपको पता चलेगा मैं इतनी डिटेल बातें क्यों कर रहा था उस वक्त। क्या पूछा है बेटा?